सभी लोगों को नमस्कार। मैं रमेश बिरादर, GFGC हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, GFGC चिड़गुप्पा। तो आज हम लोग आगे जी का लिखा हुआ और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी का हम आज अध्ययन करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है रोज। रोज यानी डेली, दिनालू से हम कह सकते हैं। तो रोज नाम से ही पता चल रहा है कि रोज का मेन तात्पर्य क्या है। रोजाना हम एक ही तरह के काम करेंगे या एक ही तरह की जीवन की पद्धति होगी, तो किस तरह से वहाँ एक जड़ सा जीवन लगने लगता है और वे किस तरह से वे अपने जीवन के अंदर स्फूर्ति की कमी से सजीव होते हुए भी निर्जीव कैसे जीते हैं, इसके बारे में वे अपना एक घटना के साथ लेखक आगे जी, जो हमारे इसके आज के कथा के लेखक हैं, वे हमें समझाते हैं या हमें इस कहानी को हमारे सामने दोहराते हैं। रोज कहानी जीवन की एक रसता, यानी रोज उठकर वही काम करना, रोज उठकर वही देखना, रोज उठकर वही सोचना, अरे क्या यार बोर हो गया हमें, ऐसे इस तरह से जीवन की एक रसता के कारण उत्पन्न उदासी की एकांत मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। रोज यहाँ पर इस कहानी को देखने से पहले थोड़ा सा हम लेखक का परिचय भी हम करते हैं, यानी लेखक जी का परिचय हम कराएंगे। तो लेखक जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगेय, इनका पूरा नाम है। आगे जी का जन्म 1911 में हुआ था। आगे के पिता हीरानंद शास्त्री ये पुरातत्वज्ञ विभाग के पदाधिकारी थे और वे पंजाब में स्थित करतारपुर के निवासी थे। करतारपुर कॉरिडोर आज हम लोग देखते हैं ना, हमारे न्यूज़ में वो ये देखते हैं ना, वो अभी पाकिस्तान में है। करतारपुर के निवासी थे। 1911 उनका जन्म स्थान। प्रारंभ से ही अंग्रेजी भाषा पर इनका बहुत बड़ा एक अधिकार था, यानी अंग्रेजी वो बहुत अच्छे से जानते थे। और युवावस्था में ही आगे जी राजनीति से जुड़ गए और भारतीय जेलों में अनेक वर्ष बिताने के बाद साहित्यिक क्षेत्र में वे आए। मूलतः कवि आगेय नाम जो जेल में थे तभी उनका पड़ गया था और वे कवि आगेय का उपन्यास जो शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास उन्होंने जो लिखा है, उस उपन्यास से ही उनका हिंदी साहित्य में पहचान है और वे अग्रणी उपन्यासकार माने जाते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में प्रतीक नामक एक पत्र का प्रकाशन भी किया और उसका संपादन भी उन्होंने किया। तो इनके प्रसिद्ध कहानियां संकलन देखें तो रोज, अमर वल्लरी, कोटरी की बात, कड़ियाँ, सिग्नेचर, ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जो हम भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। तो ये रोज है। रोज का कहानी का मेन अर्थ इस कहानी में, तो आग्नेय जी का जो कहानी है रोज, ये आग्नेय जी मालती और उसकी जो बहन है, यानी कजिन बहन, मालती जो है उनके कजिन बहन है। मालती कजिन बहन के द्वारा, यानी मालती के घर वो शादीशुदा होने के बाद, यानी शादी होने के बाद 2 साल बाद जब वो जाते हैं, उसके जीवन को देखकर, यानी उसके जीवन की जो परिस्थितियां हैं शादी के बाद,
जैसे वो जीवन काट रही है उसको वे बहुत ही अच्छे से इस कहानी में वे बांधते हैं। और वहाँ देखते हैं कि उनका जीवन चल तो रहा है मगर वो देखते हैं कि वो घसीट रही है, यानी उनके कदम वो तो चल तो रहे हैं मगर उनके जो कदम हैं वो घसीट रहे हैं। तो ऐसे उन्हें मालूम होता है। और वहाँ के जो लोग हैं उनके पूरे जो व्यवहार है वो संवेदनहीन हो गए हैं, उनके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं है। वे जैसे कि वे जी तो रहे हैं मगर उनके अंदर कुछ ऐसी कुछ क्या कहते हैं उसे, उत्साह उसमें बहुत कमी है, उत्साह की कमी है। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ कहानी में आता है कि बच्चा जब गिर के चिल्लाता है तब माँ बोलती है चुप हो जा, रोज ही तो गिरता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक वस्तु को घसीटते हुए जीवन को वे बिता रहे हैं, यहाँ वे बताना चाहते हैं। तो उसके कारण क्या है, वे इस तरह से जीवन क्यों बिता रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा अंश यहाँ पर लिया गया है और लेखक ने याद करके उसके बारे में बताया है, तो वो भी हम देखेंगे। तो लेखक यहाँ पर इस कहानी में लेखक उसके पात्र हैं और मालती उनकी कजिन बहन है। कजिन बहन यानी दूर के रिश्तेदार से बहन होती है मगर वो उनके एक अच्छे मित्र है। वे दोनों एक अच्छे मित्र हैं। वे दोनों एक ही साथ खेले, एक ही साथ पढ़े, एक ही साथ में ही रहे, एक ही साथ वे बड़े हुए। तो बहन कहने से अच्छा है, वो एक तरह से मित्र है दोनों। तो मित्राणी के पास या फ्रेंड के पास वो उसे देखने के लिए जाते हैं। उनके जो पति हैं एक डॉक्टर है, डॉक्टर से उनकी शादी हुई थी और उनका एक बेटा भी हुआ है, उसका नाम टीटू है, पति का नाम महेश्वर है और उनकी जो बहन है उनका नाम मालती है। यहाँ इस कहानी के मूल पात्र है। तो आगे जी पहाड़ी इलाकों में इनका गांव है, उस गांव को वे जाते हैं, जाके देखते हैं, उनका घर के पास जाके देखते हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसा कैसा घर। तो वो बोलते हैं कि मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे देखकर मालती ने मुझे पहचाना और आहट सुनते ही वहाँ बोली, मुरझाई हुई मुख में मिठास आया और वो बोली अंदर आने की। तो मैं अंदर गया। तब अंदर पहुंचकर वहाँ मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई नहीं है, वे कब आएंगे। वे का मतलब है उनके पति, कब आएंगे। तब मालती उत्तर देती है कि अभी आएंगे, दफ्तर से अभी नहीं आए हैं, आएंगे थोड़ी देर बाद आएंगे, शायद 1:30 से 2 बजे के भीतर में आते हैं, यहाँ पर कहते हैं। तब वो बोलते हैं कि तो कब के गए हुए। तो यहाँ पर बातचीत लगी रहती है बहन और भाई की, कब गए हैं। तब वो बोलती है कि सुबह जाते हैं और दोपहर को आते हैं, फिर शाम को कभी कभी काम है तो वो जाते हैं। यहाँ बोलते हुए अंदर बुलाई और पंखा यानी हाथ से चलाने वाले पंखा लिए। उस पंखे को लेखक के सामने वो हवा लगाने लगी। तब लेखक घर के चारों तरफ देखते हैं। वहीं पर पंखा लगाते ही तब लेखक को लगता है कि नहीं, तुम ऐसा काम मत कीजिए, तुम ऐसा काम मत करो, ये क्या कर रही है। तब वो बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं बोलने पर, क्यों नहीं चाहिए, धूप तो इतना है। धूप के दिन था, वे धूप के दिनों में गए थे तो धूप का दिन था, बेसिके काला। तो इस दिन में वे गए थे। तो वो बोलती है कि नहीं ये ज़रूरी है, क्यों ना मैं तुम्हें पंखा ना डालूं। तब वो बोलते हैं नहीं वो ऐसा है तो मुझे दीजिए, मैं खुद हवा मार लूँगा, मैं खुद चला लूँगा। तब वो देना भी नहीं चाहती थी मगर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है। तब मालती वो पंखे को उनके सामने देख निकल जाती है, बच्चे के पास जाती है। तब वो जब मुड़ के उठ के चली जाती है, तब उनको जब लेखक देखते हैं कि इतने दुबले शरीर,
और ये क्या हो गया है इसे, जैसे कि इसके ऊपर और इसके घर के ऊपर कोई छाया, यानी कोई अनिष्ट शक्ति उनके घर पर छा गया हो, वैसे मुझे दिखने लगा। यहाँ कवि या लेखक कहते हैं कि मुझे एक छाया सी दिखने लगी और घर पर भी यह छाया लगी हुई। और यहाँ कहते हुए बोलते हैं कि मालती और मेरा जो रिश्ता है, दूर के रिश्ते से बहन होते हुए भी हम सब लोगों ने एक ही साथ जिया है, एक ही साथ पढ़ाई की है, एक ही साथ रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं। वे सभी इस व्यवहार में कभी भी वे सदा सख्य भाव यानी दोस्त के जैसे वे रहते थे। स्वच्छंदता ही हमारे अंदर है, ना कि भ्रातृत्व यानी भाई बहन की बात वहाँ नहीं थी, बड़े छोटे की बात नहीं थी। आज मैं उसे कई सालों के बाद देख रहा हूँ। किसको? उनके बहन को। जब मैं इनसे पूर्व देखा था तब वहाँ एक लड़की थी। अभी मैं जब देखता हूँ तो एक विवाहित है, एक बच्चे की माँ है। तो इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, या यदि आया होगा तो क्या परिवर्तन आया है? यहाँ सोचते हुए वहाँ पीठ की तरफ देखते हैं और देखते हुए वे सोचते हैं कि ये कौन सी छाया है इस घर पर छाई हुई, और विशेषता मालती पर ये छाया उसके ऊपर छाई है। यहाँ सोचने लगे तो मालती इतने में ही बच्चे को, रोता हुआ बच्चे को लेकर आती है। यहाँ एक पूरी कहानी एक दिन में ही संजोया गया है। यानी सुबह जब दोपहर का वक्त यानी 12 साढ़े 12 का वक्त होगा, क्योंकि अभी आते होंगे कहती है तो 12-1 बजे तक लेखक उनके घर को गए हैं। तो रात को सोने तक का यहाँ कहानी है। तो यहाँ पर वो उनके विचार भी यहाँ पर थोड़े थोड़े अंदर वहाँ सोचना, उनका जो सोच है उसके साथ जो घटनाएं घट रही है उसको वह बोलते हैं। तो यहाँ पर मालती बच्चे को लेकर आती है। आने के बाद कुछ दूर नीचे बैठकर वहाँ घर में बैठ जाती है। तब लेखक से देखकर उनकी कुर्सी भी उसकी तरफ मोड़ते हैं और वो बच्चे की तरफ देखते हुए वो खुशी से यानी एक तरह से उन्मुख होकर वो कहते हैं क्या है इसका नाम। तब मालती उत्तर देते हुए कहती है कि इसका नाम तो अभी नहीं रखा है, मगर इसे हम टीटी कह के बुलाते हैं, टीटी बोल के कहते हैं। तब ये भी लेखक उसके साथ खेलने लगे, टीटी कहने लगे। वो भी बच्चा नया शक्ल देखकर माँ की तरफ चिपट गया और वहाँ करने लगा, है ना। वहाँ भी कुछ करने लगा। बच्चा जो छोटा बच्चा है ना वो मैं नहीं जाऊँगा ऐसा वो बताने लगा। तब मालती ने फिर उसकी ओर नज़र दौड़ाया और देखा कि कोई आ रहा है। बाहर आंगन की ओर देखने लगी और एक नज़र बाहर देखा और उसके तरफ देखा और बाहर आंगन की तरफ देखने लगी। काफी देर तक दोनों मौन रहे और थोड़ी देर बाद आकस्मिक था कि वहाँ कुछ पूछती तो वे चुप बैठी हुई है और दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। तब लेखक को ध्यान आता है कि मालती कोई बात ही नहीं कर रही, यहाँ भी नहीं पूछ रही है कि तू कैसा है, कैसा आया है, ये तो चुप बैठ गई है। विवाह के पहले जो 2 साल में ही वो सब कुछ भूल गई है। 2 साल ही बीते हुए फिर सब कुछ वो भूल गई है। उससे पहले हम जैसे थे वो सब कुछ भूल गई है, या वो कुछ विशेष हम मुझ में और अपनी गृहस्थ जीवन में कुछ अंतर रखना चाहती हैं, ऐसा वो लेखक भी सोचने लगते हैं। तब लेखक को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो कुछ बात ही नहीं कर रही है। तब वहाँ लेखक कहते हैं अपनी बहन को कि मुझे लगता है मेरा यहाँ आना आपको प्रसन्नता नहीं दिया, नहीं आप मेरा यहाँ आना आप आने से आप प्रसन्न नहीं है। तब वो एक तरह से प्रश्न, हाँ ऐसा कैसा, यहाँ चिन्ह वहाँ लगाती है और आंखों पर कुछ भाव, विचित्र भाव वहाँ प्रकट करती हैं और वहाँ एक तरह से कोई चेष्टा नहीं करती थी। फिर थोड़ा देर निकल जाता है और लेखक देखते हैं कि फिर वह अपने
अपने बच्चे की तरफ देखते हुए उसे समझा बुझा रही हैं और उसके तरफ ही वो लगी हुई है। तब वो क्या हो जाता है आगे, थोड़ी देर बाद कोंडी की खिड़की की आवाज़ आती है तो वहाँ उठ के खड़े हो जाती है। तो पहले नहीं उठती, फिर बाद में फिर एक बार वहाँ पर जब कोंडी बजती है तब फिर वो उठ के किवाड़ खोलती है। किवाड़ खोलने के बाद मालती के पति अंदर आते हैं और उन्हें लेखक भी एक बार देखे थे, उतना परिचय उन्हें नहीं था, वे खाली फोटो में उन्हें देखे थे। और वहाँ उनको अंदर बुलाती है और मालती खाना तैयार करने के लिए आंगन में चली जाती है। तब वे दोनों का परिचय करा लेते हैं और दोनों बात करते हुए अंदर भीतर बैठक में बैठ जाते हैं। तो पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, वहाँ कौन सा स्थान है, क्या चल रहा है, कैसे है आप कैसे हैं, ये वो दोनों बातें करते हैं। तो दोनों बातें करते हुए वहाँ महेश्वर जी का बात कर वो कहते हैं कि महेश्वर जी कैसा चल रहा है। तब वहाँ महेश्वर जी बोलते हैं कि मैं प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाता हूँ और 1:30 या 2 बजे तक वापस, फिर उसके बाद दोपहर भर छुट्टी, फिर शाम को फिर एक छोटे से अस्पताल का एक राउंड मार के आता हूँ और रोगियों को देखता हूँ और उन्हें हिदायतें देता हूँ। रोज वही हिदायतें, रोज वही रोगियाँ, नित्य वही काम, उसी प्रकार का मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाई। यहाँ बोलते हैं तब वे ही स्वयं उगताए हुए, इसलिए वे और साथ ही भयंकर गर्मी के कारण अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते, यानी जब आए घर को तब भी वे सुस्ती दिख रहे। मालती हम दोनों को खाने के लिए बुलाती है और दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब वहाँ यानी लेखक पूछते हैं कि तुम कब खाओगे, मैं खा चुकी हूँ। तब महेश्वर मुस्कान ला के बोलते हैं कि वहाँ पीछे खाना खाएगी, यानी हम लोगों का खाना होने के बाद वो खाते हैं। तब वो दिल में सोचते हैं कि पति 2:30 बजे खाने के लिए आता है तो 3 बजे तक पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा, यहाँ सोचते हैं। और महेश्वर उसी सोच के साथ वे दोनों खाना खाने के लिए आरंभ हो जाते हैं और खाना खाते हैं दोनों। और महेश्वर खाना खाते हुए आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोलते हैं कि क्या खाने में मजा आएगा, ऐसे बेवक्त हम खा रहे हैं, मजा क्या आएगा साहब, अपने इतना देर हो गया जैसे। तब वो अरे ऐसा कैसा हो सकता है, खाने में तो देर हो गया, जो भी हो, जब भूख लगती है तो खाना बढ़िया लगता है और मजा आता है। पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा क्योंकि हम लोग 2 बजे 2:30 बजे खा रहे हैं तो वो 3 बजे खाएगी तो उसे कष्ट होगा। तब वहाँ बोलते ही मालती टोक कर बोलती है, अरे मुझे क्या कष्ट होगा, ये तो रोज ऐसा ही होता है। यानी मतलब यहाँ पर रोज जो दिखा रहे हैं वो उसकी जीवन का एक अंग बन गया है, नहीं रोज ऐसा ही होता है। वहाँ बोलने के बाद मालती बच्चे के गोद में लिए हुए उसे समझाती है। बच्चा रो रहा था, बच्चे को वहाँ सहला रही है। या जब वो सहला रही है तब वो फिर लेखक को एक दिल में एक बात आती है, यानी एक गेस्ट के घर में गए तो किस तरह से वो बात करते हैं, वही पूरा प्रसंग यहाँ पर दिया गया। तो वहाँ रोता है, तो रोते हुए बच्चे को देखकर लेखक बोलते हैं क्यों रोता है इतना। तब मालती बोलते हैं ऐसा ही है, चिड़चिड़ा सा हो गया है, हमेशा ऐसा ही रहता है। ऐसे डांटते और ऐसे कहते हुए बच्चे की तरफ देखकर डांटती है और चुप रहने के लिए कहता है। और उस वहाँ कहती है तब बच्चा और जोर से रोने लगता है। तब मालती गुस्से में आकर बच्चे को जमीन पर बिठा देती है और बोलती है अच्छा ले रो ले, कितना रोना है रो ले बोलकर वहाँ जमीन पर बिठाकर अंदर रोटी लाने जाती है। और वे
यानी डॉक्टर साहब, महेश्वर साहब और लेखक दोनों खाना समाप्त करते हैं। तब 3 बज जाता है। 3 बजे की घंटी ऐसे बजने ही वाले होता है। तब महेश्वर जो डॉक्टर साहब है वो कहते हैं कि आज मुझे अस्पताल ज़रूर जाना होगा। अस्पताल जाना है क्योंकि आज 2 सीरियस केस आए, चिंताजनक केस है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसके पैर में गैंग्रीन हो गया है उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ कह के वे फिर आए, खाना खाए, फिर वे चले जाते हैं। तो मालती वे जाने के बाद फिर किवाड़ बंद करती है। बंद करके लेखक के पास जाके, यानी उनका भाई जो लेखक है उनके पास जाके बैठ जाते हैं। तब लेखक कहते हैं कि अब तो खाना खा लो, जब तक तुम खाना खाओगी तब तक मैं इस टीटी को संभालूंगा। तब 3 बजे की घंटी दूर अस्पताल से बज जाती है। एकाएक मैं चौंक जाता हूँ, यानी वो चौंक जाते हैं कि मालती वहाँ आंगन में बैठी हुई अपने आप ही एक लंबी सी 3 बजे की वो घंटी बजते ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कहती है 3 बज गए, 3 बज गए। जैसे कि लेखक को दिखता है कि मानो एक बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो, यानी 3 जो बज गए हैं एक तपस्या के बाद कोई काम हो गया हो, वैसे उनका बर्ताव, यानी कुछ खुशी नहीं, कुछ नहीं। 3 बज गए ऐसे वहाँ बोलते 3 बजे, यानी कुछ कार्य समाप्त हुआ या कुछ बड़ा कुछ घट गया हो इस तरह से। तब 3 बज जाते हैं। फिर मालती थोड़ी देर में फिर वहाँ पर आती है। तब वहाँ लेखक उसे देख के कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ बचा भी है क्या, हम लोगों ने ही खा लिया। तब मालती कहती नहीं नहीं बहुत था, ऐसा कुछ नहीं। तो भाजी तो हमने ही खा लिया पूरा, भाजी वाजी यहाँ पर कहाँ बनता है, वो तो नीचे गाँव में मिलता है। कभी कभी हम जाते हैं 15 दिन में 1-2 बार, तब हम लेकर आते हैं। तब तो फिर उससे पहले तो खाली यहाँ पर दाल चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ बोलने पर फिर लेखक पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है क्या। तो कोई ठीक से मिला नहीं, 1-2 दिन में आने वाला है ऐसा लगता है, यानी वो उसका इंतजाम कर रहे हैं। तब वो पूछते बर्तन भी तुम्हें ही मांजना पड़ेगा। हाँ, और कौन मांगेगा, मालती उत्तर देती है। फिर आज वहाँ उत्तर देती है। तब फिर वो उठती है, फिर क्षण भर के आंगन में जाकर लौट आती है। लौट आने पर वे फिर लेखक पूछते कहाँ गई थी अभी। तब वो आंगन में जाकर जब आती है तब बोलती है कि आज पानी नहीं आया, बर्तन कैसे मांजेंगे यह सोच रही थी। पानी क्यों नहीं आया। तो वो बोलती है रोज ही ऐसा ही होता है, कभी वक्त पर तो कभी आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, अभी तक नहीं आए तो आज शाम तक आएगा, फिर बर्तन हम जब मांजेंगे। बोलने पर लेखक सोचते हैं चलो 7 बजे तक तो इसे छुट्टी मिल गई। तो यहाँ कहते हैं मगर दिल में कहते हैं कि 7 बजे फिर काम तो चालू करना पड़ेगा, जो ख़त्म तो इसे ही करना है। 11 बज जाएंगे तो इसकी छुट्टी कहाँ से हुई। तब वो भी वही कहती है कि कहाँ से छुट्टी, ये तो चलता ही रहता है। तब उस लेखक भी कुछ बात नहीं कहते और दोनों चुप हो जाते हैं। एकाएक फिर टिट्टी जो है उनका छोटा बच्चा मालती का रोने लगता है और मालती उसे पास जाने की चेष्टा करने लगा। और एकाएक फिर मालती के पास वो बच्चा जाने के लिए कहा। फिर जब मालती के बच्चे को जो लेखक पकड़े हुए हैं उसे वो दे देते। थोड़ी देर बाद फिर सब मौन, और जब सब मौन हो गया तब फिर अपने जेब से एक चिट्ठी निकाल कर लेखक पढ़ने लगते हैं। तब मालती को याद आता है कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं। और फिर क्या करूं यहाँ सोचते हुए मालती उसे याद आता है। तब वो पूछती यहाँ आए कैसे, यहाँ
आए कैसे, अभी पूछ रहे। तब लेखक बोलते अब याद आया तुम्हें, तुमसे मिलने मैं आया हूँ। तब वो बोलते अभी याद आया तुम्हें, मैं तो तुम्हें मिलने आया हूँ, और क्या है। ऐसे बोलने पर 1-2 दिन फिर रहते हो मेरे पास रहोगे, ऐसे वो कहने पर नहीं मैं कल चला जाऊंगा, जरा जरूरी काम है। तब मालती बहुत बात करना चाह रही है, ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। तब वो लेखक सोचते हैं कि अरे अभी मैं गलत कर रहा हूँ, मालती बात करना चाह रही है, मैं नोटबुक लेके बैठा हूँ, ये गलत होगा वहाँ, इसलिए फिर वो नोटबुक बंद करते हैं और वे फिर उसके साथ बातें करने लगते हैं। तो बातें तो होने लगती हैं, बातों में वहां बोलते हैं कि तुम क्या करती हो सुबह से शाम तक, तुम इस घर पे जो छाया है ना, वो उसे उन्हें वहां उनको बोलते नहीं है, फिर भी मालती को बोलते हैं तुम कुछ पढ़ती लिखती क्यों नहीं हो, निर्जीव सा क्यों हो। मैं भी उनके बारे में वो सोचता है, कौन, लेखक मालती के बारे में सोचता है कि तुम इतना कभी कुछ पढ़ती लिखती कुछ नहीं हो। यहाँ बोलते हुए वो चारों तरफ देखते हैं कि कुछ भी नहीं। तब मालती थोड़ा सा हंस देती है और वहीं हंसी से यहाँ बोलती है यहाँ पढ़ने को है क्या। फिर लेखक बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं जब वापस जाऊंगा तो कुछ जरूर पुस्तकें भेजूंगा। तब ही वहाँ वार्तालाप समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर लेखक से पूछा आए कैसे हो, क्यों आए, मिलने आए कैसे हो। बोलने पर लेखक कहते हैं कि मैं लारी में आया हूँ और इतनी दूर आए हो, बहुत बड़ी हिम्मत की। यहाँ फिर मालती लेखक को कहती आखिर तुमसे मिलना था इसलिए आया हूँ, ऐसे ही आए हो। तब वो कहते हैं, लेखक कहते हैं नहीं कुछ पीछे सामान लेकर कूली आ रहे हैं, मेरा बिस्तर लेकर आ रहे हैं, मैं आगे आया हूँ। कहने पर अच्छा किया, यहाँ तो सब ऐसा वो बोलती है। कहकर मालती चुप हो जाती है। फिर कहती है तुम थके हो, लेट जाओ। फिर लेखक कहते नहीं बिल्कुल थका नहीं हो, रहने भी दो। तब फिर मालती कहती है कि थके क्यों नहीं हो, भला इतने दूर से आएगा तो थकेगा जरूर, तो तुम क्या करो, थोड़ा सा लेट जाओ, मैं अभी जाके बर्तन मांज के रखती हूँ और पानी आएगा तब धो लूंगी। हाँ कहते हुए मान जाती है। और ठीक है बोलने पर थोड़ी देर में मालती उठ कर जाती है, टीटी को साथ में लेकर जाती है। तब लेखक वहीं पर लेट जाते हैं, छत की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसते हुए उस खनखन ध्वनि के साथ वहाँ विचार उनके सामने आती है कि जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा, मैं क्यों ऐसा होने लगा। यहाँ सोचने लगते ही हैं कि एकाएक वहाँ जो बर्तन के आवाज़ थे वो टूट गए और वे भी मौन हो गए। और उस मौन में वहाँ सुनने लगे यानी मौन हो गए ना, उनका जो बर्तन मांज रही थी वो ख़त्म हो गया बर्तन मांजना। तो उसी समय में फिर घड़ी का बजने लगता है। तो पहली जब घंटी बजती है, पहले घंटी सुनकर ही मालती के वहीं पर रुक जाती है और वही 3 बजे वाली बात यानी ऊब कर एक तरह से बड़ा काम खत्म करके आए, या बहुत ही एक तरह से बड़ा सा हृदय से पत्थर उसके नीचे गिरा हो, या कह सकते हैं कि एक तरह से तपस्या संपन्न होने के बाद जब वापस आता वैसे ही 4 बज गए थे।
तब वहाँ सेम अब की बार भी वही वही बात 3 बजे वाली ही मालती बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति ही निरस यंत्र के भांति स्वर में कहा 4 बज गए। कितने बज गए जी? 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनते गिनते उसका मशीनी तुल्य जीवन बीतता। यानी रोज वहाँ घड़ी की तरफ देखती है, घड़ी की घंटी सुनती है, महसूस करती है, जैसे कि उसका जीवन एक तरह से मशीन के जैसा चल रहा हो। 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनते उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता। वैसे जैसे कि मोटर का स्पीडोमीटर यंत्र बताता है कि मैंने इतना दूर तक यात्रा की, न जाने कब से मुझे सोचते हुए वो लेखक सो जाते हैं और जब उठते हैं तब 6 बज गए थे। तो बाहर से आहट आई, तब नींद खुली तो देखते हैं कि लेखक के मालती के पति महेश्वर आए और उनके साथ उनका कूली भी आया। वो जो बिस्तर पीछे ला रहा था वो लेकर आया है। तो वे उठे, लेखक उठे 6 बजे। उठने के बाद मुंह धोना चाहा, फिर उनको याद आया कि अभी तक पानी नहीं आया। तो हाथ से ही उन्होंने मुंह पहुंचते हुए महेश्वर जी से वो पूछते हैं, आपने बड़ी देर कर दी। तब महेश्वर जी जो डॉक्टर साहब थे वो किंचित ग्लानि स्वर में बोलते हैं, हाँ आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना पड़ा। वहाँ एक ऑपरेशन अभी किया हूँ, दूसरा भी है, मगर मैंने उसे बड़े अस्पताल को एम्बुलेंस में भेज दिया है। तब बोलने पर वे लेखक और उनसे पूछते हैं, गैंग्रीन क्या होता है? कुछ ना कुछ बात तो करना है ना दोनों के बीच, गैंग्रीन क्या होता है? तब फिर वहाँ बोलने पर डॉक्टर साहब बोलते हैं, छोटा सा कांटा छुप गया था। यानी कभी कांटा हमें गांव में फिरते वक्त कांटा छुप जाता है, वो अंदर ही हमारे जिस्म में, अरे हमारे पाँव में रहता है, बहुत दिन तक वो वहाँ वहीं पर रह के वो सड़ता है। तब वहाँ घाव बड़ा होते जाता है तो उसे वो गैंग्रीन कहते हैं। तब ये गैंग्रीन जब होता है तब वहाँ पैर भी काटना पड़ता है, या ऑपरेशन करके पैर को काटना पड़ता है। तब वहाँ वो समझाते हैं कांटा चुभा था, उसी से गैंग्रीन हो गया, बड़े लापरवाह लोग हैं बोल के वो महेश कहता है। तब वो वहाँ पूछते हैं कि यहाँ आपके पास ऐसे केस रोज मिलते हैं, ऐसे वैसे केस मिलते हैं? आपको मैं पैसे के हिसाब से नहीं, मैं एक अभ्यास के हिसाब से, डॉक्टरी के अभ्यास तो मिल जाता है, ऐसे वो कहते हैं। तब वो कहते हैं हाँ मिल जाते हैं, हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है कहते हैं। नीचे बड़े अस्पतालों में भी ऐसा ही होता है। तब बोलने पर उनके साथ वो बातें करते रहते हैं। तो यहाँ सब कुछ मालती आंगन से ही इन दोनों की बातें सुन रही थी। तब वो अंदर आती है, तो अंदर आके कहती है कि हाँ केस बनाने में इन्हें बहुत देर लगती है, कांटा चुभ जाता है तब भी ये केस बना देते हैं, और कांटा चुभ गया तो टांग काटने पड़ते हैं। यही ये डॉक्टरी है क्या? यही डॉक्टर है क्या? ऐसा वो मजाक से वो बोलती है। तब वहाँ मजाक से वो भी बात कहती है, हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बात, ये रोज काट के आते हैं, हर दूसरे दिन काट के आते हैं। इसी का नाम अभ्यास है क्या? सब इसी का नाम अभ्यास है बोलकर वहाँ कहती है। तब महेश्वर हंसते हैं, मेरे पति हंसते हैं और बोलते हैं, न काटो तो उसकी जान जाए वे, वो नहीं काटेंगे तो मर जाएगा। हाँ ना काटा तो उसकी जान जाए, मगर मालती फिर उत्तर देते, पहले के जमाने में तो कुछ किसी को काटा ही नहीं करता, क्या काटा कटता ही नहीं था या कांटा घुसता ही नहीं था आदमी के पैरों में। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं, हम वो बोलती है। तब महेश्वर उत्तर दिए बिना ही मुस्कुरा देते हैं। मालती लेखक की ओर देखती है और बोलती है, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर बोल के वहाँ उसकी तरफ देखते हुए, सरकारी अस्पताल है ना, यहाँ भी बात होती है, क्या परवाह है।
रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, रोज ही ऐसे बातें सुनती हूँ। अब कोई मरमुरा जाए तो वो मुझे पता नहीं, मगर ये तो रोज की बात है इनका यहाँ, मालती कहती है। और तभी आंगन में पानी का टिप टिप आवाज़ आने लगा। फिर दोनों मालती जाती है और महेश्वर टीटी यानी उसके बेटे को संभालता है और वो जाके बर्तन धोने लगती है। तब बर्तन धोते हैं और टीटी उधर माँ की तरफ खिसकते जाता है। तब वो महेश्वर उसे बुला लेते हैं और वहाँ बुलाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। तब वो बच्चा फिर जोर से रोने लगता है। तभी वो महेश्वर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा ही रोएगा, ये जब सो जाएगा तभी हमारे घर में शांति होगी, अभी सोएगा, इसे सोने का समय है उनके बोलने पर। फिर लेखक उनकी बात छीटते हैं और बोलते हैं कि आप भीतर ही सोते हो और गर्मी तो बहुत होती होगी। तब हाँ गर्मी भी होती है और मच्छर भी होते हैं, इसलिए हम भीतर ही सोते हैं। और वह बोले कि नहीं नहीं आज हम क्या करेंगे, दोनों बाहर सोएंगे, आप आए ना इसलिए आज हम बाहर सोएंगे। कहते हुए चारपाई को उठाकर बाहर की ओर लेकर जाने लगते हैं। तब लेखक भी उन्हें मदद करते हैं, दोनों मिलकर 2 चारपाइयाँ लाकर बाहर डाल देते हैं। तब वहाँ कहते हैं कि आप आए, आज बाहर सोने का हमें लाभ मिला। यह बात कहते हुए चारपाइयाँ डालते हैं तो टीटी अभी तक वो छोटा बच्चा रो रहा था। महेश्वर ने उसे फिर एक पलंग पर सुला दिया और पलंग के बाहर पलंग को वहाँ बाहर खींचने लगा। तो दोनों मिलके बाहर पलंग लेकर आए और मालती बर्तन धो चुकी थी। तब वहाँ उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं आते वक्त थोड़े से आम लाया हूँ, उसे भी धो लेना। तो वहाँ पूछते हैं कहाँ रखे हैं, तो अंगीठी में रखा है। तो अंगीठी से वहाँ कागज़ में लिपटे हुए उसे देखती है और आम उठा के लाती है। तो वहाँ पर जब वो आम उठा के लाती है तो उसे कागज़ से जो बना हुआ था उस कागज़ में कुछ लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ कुछ है, उसे वो अंदर जाते जाते ही पढ़ते हुए जाती है और वहाँ नल के पास जाके उस आमों को एक बर्तन में डालकर धोने के लिए छोड़ देती है। और उस चिट्ठी को पूरा ख़त्म होने की तरफ यानी दोनों तरफ पढ़ती है। जो दोनों तरफ पढ़ती है और पढ़ने के बाद ही उसे एक लंबी सांस लेकर उस चिट्ठी को फेंक देती है। इस घटना को देखकर लेखक को एकाएक याद आता है कि जब वो छोटी थी तब पिताजी ने उन्हें, जब स्कूल जाती थी, दोनों स्कूल जाते थे, तब पिताजी ने उन्हें पढ़ने के लिए एक पुस्तक ला के दी थी। तो उसके बारे में वो याद करते हैं और स्कूली समय के बारे में भी वो याद करते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हमारे स्कूल में भर्ती हुई थी, हमारा सब बड़ा सुख था। हम लोग हर समय विजयी रहते थे और हाजिरी होते ही हम वहाँ से स्कूल से निकल जाते थे और स्कूल से कुछ दूर आम के बगीचे में जाते, वहाँ पर कच्ची अमियाँ तोड़ कर खाते। जब कभी वे लेखक स्कूल छोड़ के आते, मालती नहीं आती, तो फिर वो वापस लौट आते, यानी मालती के साथ ही वहाँ रहना चाहते। मालती कुछ पढ़ती नहीं थी। तो यहाँ एक बात वहाँ याद करते हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें एक पुस्तक ला के दी। तब उन्होंने कहा कि रोज़ 10 पेज इसके पढ़ो, पढ़ने के बाद जब 12 दिन तक पढ़ोगी तब ये पुस्तक ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसके अंदर से मैं तुम्हें प्रश्न पूछूंगा। तब मालती वहाँ कुछ ना कहते हुए उस पुस्तक को लेती है और रोज़ 10 पेज उसकी फाड़ के फेंक देती है। तो 14वें दिन को जब वो समय आता है तब पिताजी पूछते हैं कि कहाँ है, लाओ तुम्हारे किताब। पिता जब कहते हैं तब मालती चुप खड़ी हुई है। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोलती है, यानी पिता से वो बार बार पूछने पर पिता से वो कहती है कि किताब को तो मैंने फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। यह बात सुनने के बाद पिताजी उसे बहुत पीटते हैं और उसे समझाते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, तुम
पढ़ाई करोगी तो अच्छा होगा, यहाँ बात समझाते हैं। तो यहाँ पर लेखक इस घटना को क्यों याद करना चाहते हैं? जब उनके हाथ में पढ़ने का था, वे खुद स्वतंत्र बन सकती थी, तब उसने ये काम नहीं किया। किसने? मालती ने। पढ़ाई लिखाई नहीं की, उस पर वहाँ इंटरेस्ट नहीं था उसे। किसमें नहीं था? पढ़ने में। तो पढ़ने लिखने में जब इंटरेस्ट नहीं था, वो खुद कह चुकी थी कि मैं पढ़ना नहीं चाहती। तो उस अद्भुत चंचल सी मालती आज कितनी सीधी हो गई। यहाँ सोचते हैं कि वहाँ का एक गलती ही मानो या यहाँ एक संबंध वहाँ जोड़ना चाहते हैं कि जब छोटी थी तब से पढ़ाई अच्छा करती, कुछ बन जाती तो ऐसा होता क्या। यहाँ बात वो सोचने लगते हैं, ये यहाँ पर वहाँ विचार करते हैं। तो जो चंचल सी मालती थी आज वहाँ बहुत सीधी हो गई, कितनी शांत, कितनी भोली, एक अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरसती। यहाँ वो सोचते हैं, तब महेश्वर जी उनसे बात करने लगते हैं। रोटी कब आएगी? अंदर से बाहर से आवाज़ आती है। तब मैं मालती बस अभी बनाती हूँ। यहाँ पर बोलते हैं। अब की बार जब मालती रसोई में चली जाती है, तब टीटी की रोने का फिर ज़्यादा हो जाता है। रोता है। तब मालती की ओर हाथ बढ़ाकर टीटी रोने लगा और मालती भी उसे गोद में लेते हुए उसे लेकर अंदर ही जाती है और एक हाथ से बच्चे को थपकती है और दूसरे हाथ से रोटी बनाती है और छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने आकर रखने लगती है। और हम दोनों यानी लेखक और पति दोनों रात्रि की भोजन हो गया और एक दूसरे से के कुछ करने की और न जाने किस किस की न्यूनता की वो ये बातें करते हुए भोजन कर गए। भोजन करने के बाद दोनों जाके बिस्तर पर लेट जाते हैं। टीटी भी सो गया था। मालती उसे अपने पलंग के एक और मोमजाम में बिछाकर यानी छोटा सा उसके लिए एक पलंग के ऊपर एक बिस्तरा बिछाकर उसे लिटा दी थी। वहाँ सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक कर उठ जाता और फिर वहीं पर सो जाता। तब महेश्वर से लेखक पूछते हैं कि आप तो थके होंगे, सो जाइए। तब ये भी बोलते हैं मैं भी थका हूँ। मैं थके तो आप होंगे, 18 मील दूर से पैदल आए हो और यहाँ तक आए हो। यहाँ बोलते हुए उनके स्वर में थोड़ी सी यानी थकावट थी यहाँ बोलते वक्त भी। और रात के लगभग 10:30 बज गए थे। मालती भोजन कर रही थी, यानी इनके भोजन होने के बाद मालती भी खाना खा रही थी। तब थोड़ी देर तक मालती की तरफ लेखक देखते हैं और किसी विचार में वे लीन हो जाते हैं। और वहाँ देखते हैं कि मालती भी कुछ सोचते हुए यानी बहुत दीर्घ नहीं, कुछ तो भी वहाँ सोचती हुई खाना खा रही है। तो वहाँ पर प्रकृति का वो उस दिन रात को जब बाहर जाके सोते हैं तो प्रकृति का भी वर्णन वहाँ लेकर करते हैं कि पूर्णिमा थी, आकाश अनंत था, सरकारी क्वार्टर्स थी, उसके अंदर क्वार्टर्स के जो स्लेब थे उसके ऊपर ही चांदनी चमक रही थी। हवा के झोंके गर्मी से सूख कर यानी गर्मी चीड़ के वृक्ष, हवा के झोंके से चीड़ के एक वृक्ष होता है, एक तरह से वो चीड़ का वृक्ष आप हमारे तरफ तो नहीं उगता, एक तरह से एक हम उसे कह सकते हैं कि शो गार्डन में शो के लिए लगाते, तो वो भी सूख गया था उस हवा के झोंके से। वहाँ चीड़ के वृक्ष एक तरह से गाना गा रहा जैसा उन्हें लग रहा था। और इसी तरह वे प्रकृति को देखते हुए वहीं पर सोए हुए हैं। वहाँ पर वो सब कुछ देखते हैं, मगर वो बोलते हैं कि ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ, अकेला मैं।
महेश्वर तो ऊंघा हुआ था, यानी रोज के काम से हुआ थका हारा हुआ था। मालती उस समय भोजन से निवृत्त हो रही थी, यानी मालती भोजन खत्म कर दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। बस उसे लग रहा था कि अभी छुट्टी हुई जाती है, यानी काम कर रही थी बेचारी, तो अभी खत्म होने वाला है उसका काम। और मेरे कहने पर 11 बजने वाले हैं, अंदर से वहां बोलते हैं। धीरे से वहां मालती भी सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वहां सब कुछ नहीं देखा और मालती के जीवन अपनी रोज की नियत गति से वहां जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसे लगता है, इसी तरह मैं जिज्ञासा से, यानी लेखक अपने जिज्ञासा बच्चे की तरफ लगाते हैं। चांदनी के चांद के टुकड़े, यानी चांद की चांदनी में कैसा दिखता है, यहाँ वहाँ देखने के लिए वहाँ बच्चे की तरफ, यानी टीटू की तरफ वो खिसक जाते हैं और खिसक कर पलंग की उसके तरफ देखते हैं। तो देखते हैं और देख के जाके वहाँ सो जाते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ बच्चा फिर उठता है, उठ के कुछ लुढ़कता है, तब बहुत नीचे गिर जाता है, बहुत वही पलंग से नीचे गिर जाता है और चिल्ला कर रोता है। तब महेश्वर जो ऊँघ गए थे, सोने के लिए तैयारी हो रहे थे, उन्हें झोंक लग रही थी नींद का, तब वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते क्या हुआ। तब वहाँ क्या हुआ कहने पर ये लेखक वहीं पर उसे देख ही रहे थे, तो फट से जाके उसे उठाते हैं और मालती भी उठने में ही बाहर से रसोई से आती है। ये सब कुछ लेकिन एक क्षण भर में यह बात होती है और मालती रोते हुए शिशु को लेती है और लेते हुए वह कहती है कि इसके चोटें लगते ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है, रोज ही गिर पड़ता है। यहाँ बोलने पर लेखक स्तब्ध हो जाते हैं और वहाँ सोचते हैं कि उनके मन में यहाँ एक शब्द आता है, माँ, युवती माँ, यहाँ तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है। यहाँ उनके दिल में आता है माँ के बारे में, यहाँ तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के लिए गिरने पर भी ऐसी बात कह रही हो कि रोज यहाँ गिरता है। रोज की बात हो गई है जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। यहाँ युवती माँ के लिए सोचने लगते हैं और तब सोचते सोचते एकाएक ये जान जाते हैं कि यहाँ जो भावना था वो नित्य नहीं था। जो भाव उनके दिल में ये भावना जो आ रही है वो गलत नहीं था। वह देखते हैं कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, यानी उनका जीवन जो है उस पर जीवन के पहले यौवन में ही उनके घर में घुन की तरह लग गई है। इसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे पहचानते ही नहीं, उसी परिधि से घिरे हुए चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं कि उस छाया को लेखक ने देख लिया। तो वहाँ इतनी देर के बाद जब पूर्ववत शांति हो गई थी, महेश्वर फिर लेट गए थे। लेट कर वो वहाँ ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर को चिपटा हुआ था और एकाध सिसकी वहाँ ले रहा था। तभी लेखक अनुभव करते हैं कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को वहाँ, ताराओं को नहीं। यहाँ इतने में ही फिर एक घंटी बजती है। तब 11 वाली घंटी बजी। तब वहाँ अपने पलके जो भारी हो रहे थे, लेखक के जो उनको भी नींद आ रहा था। अकस्मात वहाँ किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखते हैं। नींद आ रहा था फिर भी 11 की घंटी बजते ही उसके तरफ वो देखते हैं। तब
11 के पहले घंटे के खड़कने के साथ, यानी पहली घंटी जब बाजती है तब मालती के मुंह से वही शब्द, उसके अंदर क्या थे, उसके मुंह से वही शब्द आते हैं। घंटी ध्वनि सुनते ही मालती की छाती एकाएक फफलों की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही वहां मुंह खो जाने वाली आवाज से कही, 11 बज गए। कितने बज गए? रात के 11 बज गए। यानी 5 बजा, 6 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, हर एक घंटे के साथ उसकी जीवन जी रहे। तो इसमें एक रसता है, विभिन्न रस नहीं है। तो यहाँ कहानी लेखक हमारे सामने रखते हैं। इसी के साथ 11 बजने के साथ ही यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। तो 11 बजे का यहाँ निरस्ता जो है उसे लेखक हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो लेखक का कहना है कि बच्चा जब गिरता है तब भी वो उसकी ममता पर असर नहीं पड़ता। अपने बच्चे के व्यवहार से संवेदनहीन है, यानी संवेदना उनके अंदर नहीं है। ये जीवन का जो जीना है वो सब कुछ भूल गए, क्योंकि रात में जब वहाँ एक बार बिस्तर से गिरता है तो चुप हो जाता है। यानी वहाँ कहती है कि वहाँ रोज गिरता है और चुप हो जाएगा, रोज ही गिरा करता है। एक लीक सी घिसटती हुई जीवन है, यानी एक लीक में यानी रोज वही काम, एक लीक सी घिसटती हुई जीवन का ऐसा मार्मिक चित्र लेखक ने दिया है, उसे भुला पाना संभव नहीं। मालती के पति जो डॉक्टर है वह जीवन की सूनी और एकांत राह पर चल रहे हैं। चलते चलते वह दिखाई देते हैं और उन्हें बंधे बंधाए काम में अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। सेम रोज वही काम, अस्पताल जाना, रोगियों को देखना, उनका ख्याल पूछना, यही काम। तो लेखक का फिर इसी के साथ आज का यहाँ सत्र समाप्त होता है और यहाँ BA फर्स्ट सेम का रोज आज्ञा का लिखा हुआ यहाँ कहानी समाप्त होती है। तो इसी का मैं अभ्यास प्रश्न यहाँ पर मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ कि रोज कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए, यानी इसका जो कहानी है उसे अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा ऐसा प्रश्न ये आ सकता है कि मालती के जीवन में उदासीनता और एकरसता का आपको क्या कारण दिखाई देता है, यानी ये जो एक रास्ता है, ये जो उदासीनता है, इसका कारण क्या है, आप अपने शब्दों में लिखिए। लेखक की कथा शैली आपको कैसी लगी यहाँ भी लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं आप। मालती के पति डॉक्टर महेश्वर का चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप प्रश्नों के उत्तर इसी में ढूंढकर लिखकर मुझे लाके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा यहाँ सत्र समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।